Good evening, everyone. Let me know if I'm audible to you. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So, in the previous classes, what we have been discussing till now, we discussed about quantization, we discussed about frictional electricity, we have discussed about Coulomb's law, we discussed about difference between electrostatic force, gravitational force, and we also discussed about permittivity. And more important part was we discussed how to use Coulomb's law in different situations. And since force is a vector quantity, then how can we calculate net force acting on a particular charge if we have a special system? And to apply Coulomb's law, we introduced one principle called principle of superposition, which was used along with Coulomb's law to find out net force in case there were more than two charges in a system. So before we proceed further, I just want anyone to recall what is principle of superposition. Anyone who can state what is principle of superposition before we start the next topic. Sir, vector sum of the forces. Vector sum of the forces gives you what? अगर हम वेक्टर सम लेते हैं, हाँ, नेट फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। और इसके साथ एक और लाइन जो इंपॉर्टेंट है, कि क्या किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस दो चार्जेस के बीच के फोर्स को अफेक्ट करती है? तो उसका आंसर क्या था? नो। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो चार्ज से Q1 एंड Q2 उनके बीच कुछ फोर्स लग रहा था से F, तो अगर एक और चार्ज आ भी जाता है Q3, हाँ, तो नेट फोर्स बदल सकता है, लेकिन Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स पहले लग रहा था वही अब लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना? तो ये क्या था? दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको यूज करके हम लोगों ने तीन चार टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस की थी, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने ऐसे केस भी देखे थे कि फोर्स जो थे वो एक ही लाइन के लोग थे, और हमने ऐसे केस भी देखे थे जिसमें क्या हो रहा था कि जो फोर्स था वो अलग अलग डायरेक्शन में था, और हम लोगों ने ऐसे केसेस में वेक्टर सम की हेल्प ली थी कि कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए था r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड फॉर डायरेक्शन we had similar kind of formula tan beta equal to b sin theta upon a plus b cos theta। जो लोग नहीं थे उन क्लासेस में, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द रिकॉर्डिंग्स, होपफुली यू मस्ट हैव सीन, और अगर कुछ रह गया तो उसको देख लेना। अभी आज आगे का टॉपिक समझने के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कोलॉम्स लॉ है। तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करके आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टुडेस क्लास। तो कोलॉम्स लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो अगर हमारे पास ये एक सिस्टम हो दो पॉइंट चार्जेस का, है ना, जिसमें डिस्टेंस जो हम मान लेते हैं दोनों के बीच से, दैट डिस्टेंस इज आर, तो उस केस में इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स हो जाता है ना, वो हो जाता है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, और वैल्यू वगैरह न्यूमेरिकल्स में जनरली गिवन होती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी नहीं जाते, अभी हम बस इसी पे अपने आप को कन्फाइन करते हैं, ठीक है? अब आगे का टॉपिक समझने के लिए हम थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो आप एक चीज कंसिडर करो, वो ये कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, कुछ से प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे। हम सबको पता है कि जैसे ही हम इसके पास में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे ना,
तो ये वाला फोर्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे एकदम से फोर्स लगाएगा, है ना। तो लोगों ने क्या सोचा, साइंटिस्ट लोगों ने इनिशियली, कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जैसे ही ये चार्ज इस चार्ज के आसपास आ रहा है, एकदम से इस चार्ज को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई एक दूसरा चार्ज आ गया, और ये एकदम से उसके ऊपर रिटेलिएट करता है और एक फोर्स अप्लाई कर देता है। यानी जब फोर्स लगने का फिनोमेना है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। दूसरी एक चीज ये भी थी कि कई बार सिचुएशन क्या होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक सिस्टम है इन विच देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक पांचवा चार्ज यहाँ लाके रख देता हूँ से क्यू नोट, तो ये सारे के सारे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मुझे हर बार कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी कि ये चारों के चारों चार्जेस मिल करके इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को इन दोनों ही प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए आई मीन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जैसे मान लीजिए आपने ये एक चार्ज ले रखा है कैपिटल की, जो ऑलरेडी यहां पर है, तो ये अपने आसपास के रीजन को ऐसे मॉडिफाई कर देता है जैसे ही इसके इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो ये तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। यानी ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट यहाँ है कि कोई भी चार्ज जिसको अभी के लिए हम सोर्स बोल रहे हैं, वो अपने आसपास के स्पेस को रीजन को मॉडिफाई कर लेता है इस तरीके से कि वहां पर उसका एक इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ही इस इलाके में, इस रीजन में, इस स्पेस में कोई और चार्ज एंटर करता है तो उसके ऊपर एकदम से क्या अप्लाई कर देता है, फोर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर चुका है। तो यानी फोर्स लगने का जो फिनोमिना है एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर, तो थ्योरेटिकली हमने दो स्टेप में डिवाइड कर लिया है। पहला स्टेप क्या है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास क्या बना लेता है, अपना एक मॉडिफाइड स्पेस बना लेता है जिसको हम फील्ड बोलते हैं। और जैसे ही उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो ये फील्ड उसके ऊपर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स लगने का जो फिनोमिना है सो का टेस्ट के ऊपर ये दो स्टेप में हम देख सकते हैं कि एक सोर्स है, उसने आसपास अपना फील्ड मॉडिफाई किया, स्पेस मॉडिफाई किया, और उस स्पेस में कोई दूसरा बंदा आया, उसके ऊपर तुरंत क्या लग गया, फोर्स लग गया। इट्स लाइक अपना एक इलाका बना लेना, अपना एक क्या कहना चाहिए, एक पेरीफेरी बना लेना। तो कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड एक अपना इलाका तैयार कर लेता है, इलाका बना लेता है, जिस इलाके में जैसे ही कोई दूसरा एंटर करता है तुरंत ही उसके ऊपर रिएक्ट कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करूं, ये तो क्यों आया कॉन्सेप्ट, मैंने थोड़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जिसमें उसके इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, यानी जहां तक उसकी चलती है, वो इलाका जहां तक एक चार्ज की चलती है, चलती है इन द सेंस कि वो फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे चार्ज पर, इसी इलाके को, इसी रीजन को हम बोल सकते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हम क्लियर करते हैं इस बात को एक बार फिर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल influence can be experienced. This field or region is called electric field. I hope it makes you clear about electric field. Now, बात यहाँ खत्म नहीं होती है. It is just the introduction to electric field.
अब सवाल ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मन में एक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सारे के सारे चार्जेस हमेशा एक जैसा बनाएंगे? यानी मतलब ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो हर बार चार्जेस पर सेम फोर्स लगेगा? यानी मैं बात करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने अगर जो बनाया है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इस चीज से हम कैसे डील करेंगे। तो यहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट है, जो आगे यूज होता रहेगा। तो हम एक और क्वांटिटी, रेलिवेंट क्वांटिटी यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंस वर्ड हम यूज करते हैं ना, हाउ इंटेंस इट इज, तो वहीं से ये वर्ड है इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बेसिकली किस लिए यूज करने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू यूज दिस टर्म टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर मुझे बताना हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम ये वाली क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाउ इज इट डिफाइंड? लेट अस अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जिसके अंदर एक चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी भी एक गिवन पॉइंट पर, से पॉइंट पी है ये, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, हाउ डू वी डिफाइन इट? तो हम एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं, एक काम करते हैं कि इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा चार्ज, 1 कूलम चार्ज रख के देखते हैं। तो जब हम इस 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पर रखेंगे, तो ये जो सोर्स है जिसने अपने अराउंड के स्पेस को मॉडिफाई कर रखा है, अपना फील्ड बना रखा है, फील्ड की वजह से इस 1 कूलम चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। यस और नो? तो इस यूनिट चार्ज पर, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, उसी को हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने बोला 1 कूलम चार्ज रखा, और सपोज करो इस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगा वो 10 न्यूटन का लगा। तो मैं बोलूंगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, वो कितनी है? वो 10 यूनिट है। ठीक है, वो कितनी है? 10। जैसे जनरली हम फिजिक्स में क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, जैसे स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं भाई 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कोई बॉडी चल लेगी, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चल लेगी उसको उसकी स्पीड बोल देंगे। अगर मैं कहूँ 1 सेकंड में एक बॉडी 10 मीटर चल रही है, तो स्पीड कितनी बोल दूंगा मैं? उसकी स्पीड बोलूंगा मैं 10। यूनिट वैसे अलग चीज है, बट आपको पता है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वही तरीका यहाँ पे यूज किया गया, कि अगर हमें किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, तो हमने क्या डिफाइन किया? हमने ये कहा कि अगर उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को रखा जाए, जैसे यहाँ टाइम कितना ले लेते हैं हम, स्पीड में 1 सेकेंड, तो यहाँ हमने चार्ज कितना मान लिया कि लेट्स से अगर 1 कूलम चार्ज रखें, तो जितना फोर्स लगेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं फिर से डिफाइन करता हूं फाइनली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज व्हाट? इट इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां यूनिट चार्ज रखो, जितना फोर्स लगा वहां वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। खत्म बात। ठीक है, अब हम यहाँ से फॉर्मूला फ्रेम कर लेते हैं जनरलाइज्ड वे। स्पीड के लिए हम लोग जनरलाइज्ड वे में क्या बोल देते हैं कि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो स्पीड होती है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है उसका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो यहाँ पर है कि मान लो मेरे पास 1 कूलम चार्ज नहीं था, क्योंकि अब मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ उस चीज को, तो मैंने माना कि इस पर मैंने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा Q0, और मान लेते हैं इस Q0 टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Yeah, so I was telling about formula of electric field intensity. So
फॉर्मूले के लिए फिर क्या करा हम लोगों ने, हमने एज्यूम किया कि मान लेते हैं यहाँ पर एक हमने छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा क्यू नोट, और उसके ऊपर कितना फोर्स लगा एफ। तो कहानी ये है कि क्यू नोट टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं तो फोर्स लगता है एफ। तो हम अगर 1 कूलम चार्ज रखते तो कितना फोर्स लगता, एफ अपॉन क्यू नोट। और इसी को तो हमने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स तो होती है बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है कि मान लीजिए टी टाइम में एक बॉडी ट्रेवल करती है एस डिस्टेंस, तो 1 सेकंड कितना ट्रेवल करेगी, एस अपॉन टी। और इसलिए उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एस अपॉन टी ही बन जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फाइनली वो ये निकल के आया जो आपके सामने है यहाँ पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इट इज डिफाइंड एज व्हाट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ अपॉन क्यू नोट। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ व्हाट, फोर्स एंड द टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो, और जितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, उसके रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो दो केसेस को हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये तो मैंने बताया आपको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम ये बता सके कि एकदम से कैसे फोर्स लग सकता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हमारा फायदा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने का, और एग्जाम में आपका इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो पूछेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी उसका पूछने का मीनिंग है फायदा क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बनाने का। तो उसमें आपने क्या आंसर करना है, देखो आंसर ये करना है कि मान लीजिए ये कोई सोर्स है। अब इस सोर्स में बहुत कुछ हो सकता है सिंपली एक पॉइंट चार्ज हो सकता है कि हमने एक इसके अंदर वायर रखी हुई हो जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों, मतलब कहने का है कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं ये है, मेरे पास वायर है, पूरी वायर चार्ज। अब बेटा कहाँ तक कूलम्ब लॉ लगाते रहेंगे हम, अगर यहाँ पे फोर्स निकालना हो एक छोटे से पॉइंट चार्ज। समझो सिचुएशन क्या दे रहा हूं मैं आपको, कि एक चार्ज वायर है और एक छोटा सा पॉइंट चार्ज इसके पास रखा हुआ, और मैंने कहा भी ऐसा है, मुझे इस क्यू नोट चार्ज पर ये बताओ कि फोर्स कितना लग रहा है। अब फोर्स निकालने का एक तरीका हमारे पास कूलम्ब लॉ ही होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन आपको पता है दैट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली, ये तो पूरा एक्सटेंडेड सिस्टम है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मैं कैसे छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करूंगा वायर को, फिर हर एक टुकड़े की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा क्यू पर, और फिर सारे टुकड़ों का जो फोर्स आएगा उस सबका वेक्टर सब निकालूंगा, और ये काम मेरे से जिंदगी भर में हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे फायदा क्या है, हम क्या करेंगे, एक ही बार बढ़िया सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट निकालेंगे जो हमें ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मान लीजिए मैंने कहा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 न्यूटन पर कूलम। अब मैंने आपसे सवाल पूछा भाई ऐसा करो कि यहाँ पे अगर मैं 2 कूलम चार्ज रख दूं तो बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कितना है, 8 न्यूटन पर कूलम, और मैंने कहा मुझे बताओ कितना फोर्स लगेगा 2 कूलम चार्ज पे। सो बिफोर आई टेल, क्या आप में से कोई बता सकता है कितना फोर्स लगेगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपने, कॉन्सेप्ट आपके पास है और वैसे भी हिंट आपके सामने है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुझे पता है 8 न्यूटन पर कूलम, और अगर मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 2 कूलम का एक चार्ज और रख दूं तो इस 2 कूलम चार्ज पर ये वायर कितना फोर्स अप्लाई करेगी। चलो किसी का आंसर आया, लेट अस सी। खुशी वेरी गुड, अनन्या वेरी गुड, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर। चलो ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो यूनिट दिख रही है आपको, यूनिट से हिंट मिल जाता है हमको कई बार। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। तो बेटा आपने आंसर दिया, यही से आप समझ रहे होंगे कि क्या फायदा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होने का। अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ ना पता होती तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे हर एक छोटे छोटे टुकड़े का फोर्स निकालना पड़ता 2 कूलम पे।
कि ये वाला टुकड़ा कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला टुकड़ा कितना लगा रहा है, ये टुकड़ा कितना लगा रहा है। तो यानी सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे बताना होगा तो मैं क्या बताऊंगा, सिंपल सी एक लाइन लिखूंगा कि अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो उस पॉइंट पर वट एवर चार्ज वी प्लेस हम इजिली उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो हुआ यहाँ पे। आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 8 न्यूटन पर कूलम। देखो यूनिट खुद ही चीख चीख के बोल रही भैया कितना फोर्स लगेगा। 8 न्यूटन पर कूलम का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा 8, और 2 कूलम रखोगे तो कितना लगेगा 2 इंटू 8 यानी 16। आंसर आ जाता है इसका। और अगर यहाँ यूनिट से नहीं समझना तो ये रहा फॉर्मूला, साफ साफ बोल रहा है। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो एफ इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, क्यू नॉट इंटू ई लिख सकता हूँ। तो यानी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है एक पॉइंट पर, है ना, और मेरे को किसी एक चार्ज का फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट ई। जैसे इस वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चार्ज 2 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 है, तो कितना आंसर आ गया 16 आ गया, खत्म। चलो खैर अब इसको ब्रीफ करता हूं मैं, बहुत लंबा डिस्कशन किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी पर, तो अब आप लोगों के सामने सारे आंसर्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ ना तो वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इन दो बातों को आंसर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि कैसे एकदम से फोर्स लगता है। तो उसका आंसर ये आया कि भैया फोर्स लगने का फिनोमेना दो स्टेप में होता है। पहले एक सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, किसी और दूसरे चार्ज के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा फायदा इसका ये है कि अगर किसी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस पॉइंट पर अगर हम कोई भी चार्ज रखें तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सामने आपके, कि क्या कर सकते हैं हम, यूनिट यूनिट चार्ज रख के देखेंगे, जितना यूनिट चार्ज पे फोर्स लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे। या फिर मैथमेटिकली आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ फोर्स टू द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, फोर्स पता होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और कभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पता है, चार्ज ऑलरेडी पता है, फोर्स निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे यूज कर लेंगे, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है देन प्लीज डिस्कस, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एक स्टेप। ओके, नो रेस्पॉन्स मीन्स नो डाउट। तो चलते हैं आगे। अब हम कुछ और बेसिक चीजों की बात करते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे अगर हमें बात करनी हो यूनिट की, हमें बात करनी हो नेचर की, नेचर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? आंसर दिस। बताओ क्या लगता है आपको। ओके, यस, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी वेक्टर, है ना। यस श्रुति, राइट, यस ऑल ऑफ यू आर राइट। सो चलो देखो भाई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी फोर्स के टर्म्स में ही डिफाइंड है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होगी किस तरफ इसकी डायरेक्शन ली जाए। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर लेते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर लेते हैं जिधर बॉडी मूव कर रही है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेंगे, तो जरा समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बेसिकली तो फोर्स ही है ना, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी चार्ज के ऊपर उसी तरफ क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया जाता है, ठीक है। तो फोर्स किसके ऊपर, ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ली जाएगी। ओके, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है आप लोगों को, वो है टेस्ट चार्ज क्या हुआ। तो टेस्ट चार्ज क्या हुआ ये हमने देखना है।
इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि घर में कोई एक हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगे होते हैं, किसी एक बोर्ड में मुझे चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक हमारे घरों में होता है ना छोटा सा स्क्रू ड्राइवर टाइप देखने में होता है, जिसे हम टेस्टर बोलते हैं। तो हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, टेस्टर यूज कर लें, ये चलो टेस्टर नहीं है तो आप मोबाइल का चार्जर लगा के देख लो, मोबाइल कनेक्ट करके देखो, पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर बोर्ड में पावर सप्लाई है या नहीं। या फिर आप एक काम करेंगे कि डायरेक्ट उसमें ले जाकर के एसी का प्लग लगा देंगे, नॉर्मल बोर्ड जो हम यूज करते हैं लाइट वगैरह के लिए, डायरेक्ट एसी का लगा दोगे तो बोर्ड ही फूक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें चेक करना है बस कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कि एक सोर्स है, से सोर्स हमारा है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो आप सब समझते हैं 10⁻⁻⁶, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो मेरे को चेक करना था कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। तो मेरी समझदारी किसमें होगी कि मैं यहाँ पर 1 कूलम चार्ज पूरा ला के रख दूं, या फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ला के रखूं। जैसे मान लीजिए मैंने ला के रख के देख लिया 1 × 10⁻⁸ कूलम। चलो मन बाय मन समझते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या है हमारी समझदारी। 1 कूलम चार्ज देखने में 1 है और ये 10 है, लेकिन 1 कूलम चार्ज बहुत 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 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो लिखा हुआ है यहाँ पे। माइक्रो का मतलब हुआ 10⁻⁻⁶, यानी कि 1 कूलम जो है ना इससे 10⁵ 10⁶ टाइम बड़ा है। तो ये 1 कूलम चार्ज जो कि आप टेस्ट करने के लिए लगा रहे थे, ये खुद 1 कूलम चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा ना कि उसमें ये चार्ज खुद ही इधर उधर भागना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें एक छोटा चार्ज चाहिए होगा कि जो हम यहाँ रख के देख भी लें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, और उससे जो हमारा ओरिजिनल सोर्स चार्ज है, आई मीन, वो डिस्टर्ब भी ना। पता लगे आपने टेस्ट चार्ज 1 कूलम रखा और ये 1 माइक्रो कूलम है, और इसने इतना फोर्स लगा दिया कि ये जो सोर्स चार्ज था वो अपनी पोजीशन ही चेंज कर ले, दूर चला जाए बहुत ज्यादा। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। तो इसलिए हमने क्या बोला, हमने कहा ठीक है, कैलकुलेट जब हमें करना होगा तो हम कैलकुलेट 1 कूलम के हिसाब से कर लेंगे। कैसे? जैसे मान लो अगर मैंने ये कहा कि मैंने 1 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज रखा और इस पे लगने वाला फोर्स मैंने मेजर कर लिया, तो क्या मैथमेटिकली मैं ये नहीं कैलकुलेट कर सकता कि अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखता तो कितना फोर्स लगता। इट्स लाइक कि अगर मैं कहूँ कि एक जगह पे 10 कूलम चार्ज रखा और उस पर फोर्स लगा 20 न्यूटन, तो 1 कूलम रखता तो कितना फोर्स लगता, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 कूलम पे 20 तो 1 कूलम पे 2 न्यूटन। तो कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं ना। सो द आइडिया इज कि प्रैक्टिकली आप क्या करो, छोटा सा चार्ज रखो और उस पर देख लो कितना फोर्स लग रहा है, और फिर मैथमेटिकली ये फॉर्मूला यूज करके F/Q0 वाला ये कैलकुलेट कर लो कि अगर 1 कूलम चार्ज रखा गया होता तो कितना फोर्स लगता। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसमें जो चार्ज डिमांड किया गया है 1 कूलम डिमांड किया गया है। तो ठीक है, हम टेस्ट करने के लिए छोटा चार्ज रखेंगे और फिर मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 1 कूलम चार्ज रखा गया होता तो कितना फोर्स लगता। तो यानी कि टेस्ट चार्ज से रिलेटेड एक बात सामने निकल के आती है, वो ये कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो बहुत छोटा हो, जो बस इसलिए यूज किया जा रहा है कि हम इजिली चेक कर सके बिना किसी को डिस्टर्ब किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। तो पहली बात ये आ गई टेस्ट चार्ज से रिलेटेड कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात बाय कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन ये है कि जो टेस्ट चार्ज हम लेंगे हमेशा वो पॉजिटिव ही लेंगे। ये इसलिए मेंशन करना जरूरी है, अगर आप कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखेगा, कोई नेगेटिव रख के देखेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक रूल बना दिया, कन्वेंशन बना दिया कि टेस्ट चार्ज जो होगा, अगर उसके नेचर की बात करें, साइन की बात करें, सो इट हैज टू बी पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा उसका, तो मैग्नीट्यूड रहेगा वेरी स्मॉल बट साइन विल बी पॉजिटिव। चलो ठीक है, तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो वेक्टर है। हमने डायरेक्शन की बात कर ली है, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन उधर होगी जिस तरफ टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, और टेस्ट चार्ज के बारे में ध्यान रखेंगे कि वो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एक और पॉइंट में, वो है यूनिट।
तो यूनिट फॉर्मूला आपके सामने आप बता सकते हैं बहुत इजीली। फॉर्मूला है F अपॉन क्यू, यानी कि यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। और नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे एक और यूनिट निकल के आएगी, वोल्ट मीटर। ठीक है, इनफैक्ट वोल्ट पर मीटर आएगी। ठीक है, फाइन। डायमेंशन निकालते हैं जल्दी से इसकी। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज मैंने ऑलरेडी बता दी थी आप लोगों को, अभी आप देखोगे आज मैंने बोला था यूज होता रहेगा ये बार बार, तो देखो अभी यूज होगा ही। डायमेंशन क्या होगी इसकी, निकालते हैं फटाफट। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, दैट वाज 80। सो दैट गिव्स अस एम एल टी माइनस थ्री a minus 1. So these are the dimensions of what, electric field intensity. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जितनी बेसिक चीजें थी हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो एक बार इसको ब्रीफ करता हूँ फिर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स। मैथमेटिकली हाउ इज इट डिफाइंड, या स्ट्रेंथ कैसे डिफाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, देन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कौन सा टेस्ट चार्ज, जैसे आपने उस पॉइंट पे रखा है जहां आप देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस पॉइंट पे कितना भी टेस्ट चार्ज आप रख लो, कितना भी चला के रख लो, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। और आंसर क्या है, Q इंटू ई, है ना। Q इंटू ई विल गिव अस व्हाट, कि कितना फोर्स लगेगा Q चार्ज पे जब उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा जाएगा। नेचर क्या है, नेचर वेक्टर है। टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव, यूनिट न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन आपके सामने है, कैसे निकाली ये भी आपके सामने है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे यूज होता रहेगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अब इसको आगे एक्सटेंड कैसे करना है, कैसे हमें इसमें क्या क्या चीजें और पढ़नी है, सो उसके लिए यू हैव टू रीजॉइन। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड हो रही है एंड देयर विल बी अ गैप ऑफ 10 मिनट्स। तो तब तक आप एक छोटा सा काम करोगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको। ये एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये कोई एक सोर्स है, और ये सोर्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपने कैलकुलेट करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है सॉल्यूशन। कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल लगना है, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो 5 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल आपके सामने है, वो आपने बताना है। ठीक है राहुल, गुड। कैलकुलेशन गलत है लेकिन तुम्हारी, ठीक है, चेक करो। ठीक है, अभी इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ मैं, 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करो आप फटाफट।